मैं विकास भूषण फ्रॉम जीएसएम कन्या हाई स्कूल जेल प्रेस गया। मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूँ। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चुंबक, उसमें 2-3 रूल्स है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, वो हमेशा कंफ्यूज करता है। तो आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे। क्या क्या है वो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, और एक है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स। 3 रूल्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स और राइट हैंड रूल्स है, इसमें क्या है कि एक से हम लोग को विद्युत धारा का डायरेक्शन का पता चलता है, और दूसरे से हम लोग का पता चलता है कि फोर्स, विद्युत फोर्स का डायरेक्शन क्या है, चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक्स है मेरे पास, और उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है फ्लेमिंग? फ्लेमिंग में क्या है कि जो इसका जो लेटर्स है एफ और एल, ये काफ़ी डोमिनेटिंग है। ये एफ जो फ्लेमिंग में है, तो एफ से फोर्स और एल से लेफ्ट हैंड, मतलब फोर्स से एकदम क्लियर हो गया कि चुंबकीय फोर्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड से चुंबकीय फोर्स, एल से लेफ्ट हैंड और एफ से फोर्स, तो चुंबकीय फोर्स। तो बच के क्या गया? बचा हम लोग के पास जो इसका विद्युत धारा तो राइट हैंड से हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड का परिभाषा क्या है कि लेफ्ट हैंड में क्या बोलता है फ्लेमिंग बोलता है कि अगर हम लोग बाएं हाथ का 3 उंगलियां तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को इस तरह से स्ट्रेच करें, इस तरह से फैलाएं कि एक दूसरे से समकोण बनाएं, म्यूचुअली समकोण बनाएं, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक जो होता है फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा, दूसरा विद्युत धारा के डायरेक्शन को बताएगा, और तीसरा जो बताएगा विद्युतीय क्षेत्र के रेखाओं का डायरेक्शन को बताता है। तो 3 चीज़। तो इसको भी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको याद करने के लिए भी मेरे पास एक अनोखा तरीका है। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि वो जो मेरा अंगूठा को हम लोग फादर मान लेते हैं। ये जो मेरा तर्जनी है, तर्जनी को इसको हम लोग मदर मान लेते हैं, और एक मेरा जो है जो मिडिल फिंगर, इसको हम लोग मान लेते हैं चाइल्ड। अब देखते हैं एफ फादर, मदर और चाइल्ड से क्या क्या बनता है, क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि फादर में जो एफ है, एफ से फोर्स। अब ये क्लियर हो गया किस तरह का फोर्स? चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन को आपका पता चलता है किससे? अंगूठा से। दूसरा मदर में एम जो है, एम से मैग्नेट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है उससे उसको हमको किससे पता चलता? तर्जनी से, सेकेंड वाला उंगली। थर्ड है मेरा चाइल्ड का जो सी है, तो सी फॉर करंट किससे पता चलता? कौन सा करंट? जो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा ये माध्यमा से। तो इस तरह से हम लोग का हो जाता है। इसका जो है आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक और शॉर्ट तरीका है। अब शॉर्ट तरीका कैसे है? उसका है राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल से हम लोग कैसे इसको पकड़ सकते हैं? अगर कभी भी फोर्स का डायरेक्शन, मेनली हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन ही हम लोग को देखना होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मान लेते 2 चुंबक है, यहाँ पे 2 चुंबक है, एक नॉर्थ पोल का और दूसरा है साउथ पोल का, नॉर्थ और साउथ। और हम लोग को पता है कि जो चुंबकीय रेखा होता है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ठीक है, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर है, ऐसा है। और इसमें से मान लेते हैं कि एक जो विद्युत धारा को जो ये वायर है, इलेक्ट्रिक करंट जो कैरिंग वायर है, इसमें मान लेते हैं कि ये एक जो वायर है, ये धारा की इसमें फ्लो दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। अब ये मेरे पास कंडीशन है। तो इस कंडीशन से जो मेरा पुराना तरीका है, जो 3 फिंगर को जो स्ट्रेच करके हम लोग देख रहे हैं, पुराना तरीका से देख लेते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा और कैसे मिलेगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहला टिप्स नंबर 1, जो धारा का जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका डायरेक्शन सबसे पहला हम लोग पकड़ेंगे। सबसे पहला चुंबकीय जो क्षेत्र का डायरेक्शन उसको पकड़ेंगे। तो किससे पकड़ेंगे? ये मेरा रिंग फिंगर, ये तर्जनी से। तो फिर सबसे पहले तर्जनी को लाते हैं हम। ठीक है, ये तर्जनी हमको बता रहा है चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन, ये चुंबकीय रेखा का डायरेक्शन को बता रहा है। उसके बाद हम लोग लाते हैं
ये विद्युत प्रवाह का डायरेक्शन, विद्युत का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह, उसका डायरेक्शन को। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। तो ये अब देख रहे हैं कि ये जो मेरा है ये धारा का प्रवाह को नहीं दिखा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, घुमाते हैं तो देखते हैं कि ये मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन को बता रहा है, और ये मेरा क्या है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन को बता रहा, ये बता रहा विद्युत धारा का डायरेक्शन का। तो आप देखते हैं अंगूठा का डायरेक्शन क्या है, अंगूठा का डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है, बोर्ड के अंदर इस साइड में है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये हमको मिला बायां हाथ से। अब इसी का शॉर्टकट प्रोसेस है। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, सेम चीज़। अगर राइट हैंड का क्या करते हैं, ये 4 फिंगर्स, ये जो है चारों फिंगर्स अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को दिखाए, अंगूठा दिखाए विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा को, तो हाथ का जो हथेली है, पाम, ये वाला शो करता है फोर्स का डायरेक्शन को। अब देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं ऐसे, तो विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन को ये दिखा रहा है, ठीक है। अब तो लेकिन अंगूठा को दिखाना है, किसका, विद्युत धारा का प्रवाह को दिखाना है। तो अब इसको तो ऐसे दिखा नहीं रहा, तो इसको ऐसे थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं। कर्व करने से क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं अंगूठा अब ठीक इसका डायरेक्शन को दिखा रहा है, विद्युत धारा का, और ये दिखा रहा है मेरा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन को। तो हाथ का हथेली किधर दिखा रहा है, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया राइट हैंड पाम रूल्स। अब हम लोग आते हैं चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब ये भी आता है एग्जाम में आता है कि जो चुंबक है, चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसा होता है। तो उसमें बहुत कभी हम लोग को फील होता है कि साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, 2 पोल होता है। तो नॉर्थ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इन से, तो इन में ना छुपा हुआ, तो ना से हम लोग लिखते हैं निकलना, ना के मतलब निकलना, तो निकल के किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। तो नॉर्थ से साउथ, तो इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपसे पूछ दे, एक अनदर क्वेश्चन क्या आएगा कि हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन कैसा होगा, जो चुंबकीय रेखा का डायरेक्शन किधर का होगा। तो इनसाइड द मैग्नेट जस्ट अपोजिट ये होगा आउटसाइड का, आउटसाइड अगर जो बता रहा है उसका जस्ट अपोजिट बताएगा। तो इसमें क्या नॉर्थ से साउथ है, तो इनसाइड में क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। अब आप इसका हम लोग शॉर्ट लिखते हैं मिस्टर, एम से मैक्सवेल, आर से राइट हैंड, एम फॉर मैग्नेट, आर फॉर राइट हैंड। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखें क्या विद्युत धारा का डायरेक्शन हम लोग देखे, चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन, चुंबकीय बल जो है उसका डायरेक्शन को देख लिए। अब देख लेते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र का डायरेक्शन है वो उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग देखेंगे। तो उसका देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल किसका है, मैक्सवेल का। तो अब देखते हैं कि अगर कोई भी विद्युत कैरिंग वायर मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो कैरिंग वायर है, अगर उसको हम लोग थंब से इंडिकेट करते हैं, थंब से उसका डायरेक्शन थंब से दिखाते हैं, जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो किस चीज़ का डायरेक्शन को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं हम, इसमें भी आप लोग का एप्लीकेशन पूछता है। वो एप्लीकेशन क्या पूछता है कि मोटर और जनरेटर कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, किस एप्लीकेशन पर काम करता है। तो हम लोग देखते हैं मोटर, पहले लिख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद अब यहाँ पर लिखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना आर है, यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर कितना आर है, 2 आर है। तो हम लोग देखते हैं मोटर MOTOR, इसमें कितना आर आ रहा है,
सिंगल आर, तो सिंगल आर किसके साथ जाएगा, इसके साथ, लेफ्ट हैंड रूल के साथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ। जनरेटर में डबल आर आता है, जनरेटर, तो जनरेटर में जो डबल आर आता है तो ये किसके साथ जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के साथ। लास्ट में एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट में आपसे पूछ सकता है कि राइट हैंड रूल्स किसका है, ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूज़न आपको होगा। उसमें कन्फ्यूज़न क्या होगा, आपको लगेगा कि मैक्सवेल का भी तो है तो राइट हैंड, और इसमें आपका फ्लेमिंग का भी राइट हैंड है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो मैक्सवेल में क्या होता है, मैक्सवेल में क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल है, वो थंब रूल है, और इसमें क्या, फ्लेमिंग में राइट हैंड रूल्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, और ये इस तरह का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना, और नेक्स्ट के लिए मैं तुलना सिंह, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना से। आज हम फिजिक्स के कुछ और ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। जो अभी आपने 3rd और 4th चैप्टर के बारे में पढ़ा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ ट्रिक्स जाने, और अब हम पहले 2 चैप्टर जो आपका है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, उसके कुछ ट्रिक्स जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन जब आप पढ़ते हैं तो आप दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, जो जिसमें आपका v जो है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी रहती है, u आपका वस्तु की दर्पण से दूरी रहती है, और f आपका फोकस दूरी होती है उस दर्पण का। ठीक है, तो उस समय तो आपको ये फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन जब आप लेंस में आते हैं, लेंस सूत्र पढ़ते हैं 1/v - 1/u = 1/f, तो क्या अलग हो गया यहाँ पे, माइनस और प्लस का। तो आपको जब कंबाइन क्वेश्चन या कुछ ऐसे पूछ देते हैं तो आप बाद में भूल जाते हैं कि किसमें प्लस था और किसमें माइनस था। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है ये ट्रिक, जो कि है दर्पण के परिभाषा से आपको बताया जाता है। दर्पण शीशे का बना होता है जिसके पीछे परावर्तक सतह जोड़ा जाता है। ठीक है, परावर्तक सतह आपकी जोड़ा जाता है, तो जोड़ा का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो इससे आप याद रखेंगे कि दर्पण के लिए हम प्लस यूज करेंगे, और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा आपका लेंस का, जो कि आप माइनस यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आवर्धन आता है। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे आपका वस्तु की ऊंचाई, जो होता है HI/HO। तो कभी कभी आप भूल जाते होंगे कि HI ऊपर होगा या HO ऊपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखेंगे एक लाइन, वो है आपका हाई बाई हो। ये हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश में याद रखना है, ये है कि आपका हाई बाय और हो। ठीक है, तो इसमें आपका हाई और हो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि HI बटे HO, इसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि पहले कौन सा आता है, HI हाई, और बाद में हो तो आपका HO। तो आपका O फॉर ऑब्जेक्ट और I फॉर इमेज। ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रहेगा और भागा देंगे आप उससे वस्तु की ऊंचाई से। अब तीसरा आपका जो ट्रिक है, एक तरह से आप याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रिक को। किस चीज़ का याद रखने के लिए, आपका जो चिन्ह परिपाटी पढ़ाई जाती है, जो आपका दर्पण और लेंस दोनों में पढ़ाया जाता है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको प्लस लेते हैं, किस डायरेक्शन को माइनस लेते हैं, फोकस दूरी को प्लस लेते हैं दर्पण में, या फिर कौन से उत्तल या अवतल दर्पण में किसको माइनस लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखेंगे ये जो आपने अपने गणित के चैप्टर में पढ़ा है, ज्यामिति के चैप्टर में पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसमें 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, जो वर्टिकल अक्ष होता है वो वाई एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टल आपका होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसमें आप जानते हैं, इसमें आपको आसानी से याद रहता है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट तरफ जो एक्स है उसमें नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होते हैं, और वाई एक्सिस के राइट तरफ जो एक्स है वो सब पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, और आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस होते हैं वो सब पॉजिटिव होता है, और नीचे वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरह से आपको दर्पण में भी याद रखना है कि जो आपके डायरेक्शंस होते हैं, जो आपतित प्रकाश पड़ता है, फिर आपका प्रतिबिंब बनता है, तो उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर नीचे होगी तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरह उसे लेंगे, और अगर
वस्तु की ऊंचाई अगर हम ले रहे हैं तो वो हमेशा सीधा अगर रख रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब अगर आपका काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा बनता है और वो आपका पॉजिटिव ऊंचाई लेते हैं। फिर आपका अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है आपकी वो होता है नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है मिरर के, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें राइट साइड में मिरर के फोकस दूरी होती है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से आप लेंस में भी इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेफ्ट की दूरियां नेगेटिव, राइट की दूरियां पॉजिटिव, ऊपर की दूरियां, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसके ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव, ये दोनों आपके लेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला मैं अपने एक और मैम प्रिया भारती मैम को बुलाऊंगी जो आपको केमिस्ट्री के कुछ ट्रिक्स देंगी। थैंक यू। वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम, और मैं प्रिया +2 चंद्रशेखर हाई स्कूल से हूँ और आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ मिश्र धातु से रिलेटेड। तो जैसा कि नाम से पता है मिश्र धातु, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ धातुओं का मिश्रण होगा, अधातु भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर धातु ही होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि आखिर ये मिश्र धातु होता क्या है। तो मिश्र धातु क्या होता है वो मैं बता रही हूँ कि जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु मिलकर एक निश्चित अनुपात में उन्हें मिलाकर क्या किया जाता है कि पिघलाया जाता है, और पिघलने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है एक समान मिश्रण बनता है और वो मिश्र धातु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मिश्र धातु पीतल है, जर्मन सिल्वर है और भी बहुत सारे हैं। और इन मिश्र धातुओं का जो गुण होता है वो उनके मूल धातुओं से बिल्कुल ही अलग होता है। उनके भौतिक गुण और इनके भौतिक गुण में काफ़ी अंतर होता है। तो जनरली हमारे एग्ज़ाम में आता है मिश्र धातु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो हम लोग भूल जाते हैं एग्ज़ाम में कि आखिर ये किस किस घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो उसी को मैंने थोड़ा इजी किया है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में भूलो नहीं और उसको इजीली बनाओ। तो जैसे हमने पहला जो मिश्र धातु लिया है वो पीतल। तो पीतल जो है, पीतल का बर्तन हम सभी के घरों में पाया जाता है, और पीतल का बर्तन लाने वाले कौन होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं। जनरली वही हमारे घरों में पीतल का बर्तन लाते हैं। तो हम पीतल याद करने के लिए क्या करेंगे कि पिताजी को बोलेंगे पीतल का बर्तन लाने। तो यहाँ पे जो हमारा पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, तो पी से तो पीतल हो गया, और त से क्या हो गया मेरा तांबा, जिसको कॉपर भी बोला जाता है, और जिंक। तो कहने का मतलब कि पीतल हम जब बोल रहे हैं तो पिताजी बर्तन लाएंगे तो वो उसमें पीतल का में कौन कौन से घटक हो गए, तांबा और जिंक। तो इस तरह से पीतल जो मेरा मिश्र धातु है उसका हमको पता चल गया आसानी से कि उसमें तांबा और जिंक है। अब है दूसरा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जैसा कि नाम से पता है तो जर्मनी से सिल्वर आप और हम तो ला नहीं सकते हो, वो कोई नेताजी ही होंगे जो उसको ला सकते हैं। तो हम नेताजी को बुलाएंगे सिल्वर लाने के लिए कि भाई जाओ और आप जर्मनी से सिल्वर लाओ। तो नेताजी जब जर्मनी से सिल्वर लाएंगे तो हम जर्मन सिल्वर अगर आता है तो नेताजी लिख रहे हैं। तो इसमें आप घटक देख लो, तो न से निकेल, त से तांबा और ज से जिंक, यानी नेताजी से हो गया कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से घटक मौजूद हैं, तो निकेल, तांबा और जिंक। उसके बाद अगला मेरा जो एग्जाम्पल है वो है टंका और फ्यूज तार। ये दोनों में एक ही चीज़ का उपयोग होता है। तो टाका का नाम आपने सुना होगा। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ कट फट जाता है तो डॉक्टर टाका देते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं, पेशेंट को लेटाओ। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि टाका है, तो हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि टाका है तो भाई लेटाकर ही देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को लेटा देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा लेटा है, तो लेटा, टाका और फ्यूज तार के लिए कौन सा वर्ड आया, लेटा। लेटा यानी कि लेड प्लस टीन, लेड और प्लस टीन। तो टाका में कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, लेड और टीन। आपका चौथा है कांसा। कांसा जिसको ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। तो हम लोग रक्षाबंधन में अपने भाइयों को टीका लगाने के लिए क्या करते हैं, कांसे की थाली का प्रयोग करते हैं। तो हम कांसा जब भी दिमाग में आए तो हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें अपने भाइयों को टीका लगाना है, कांसे की थाली प्रयोग करना है। तो उस टीकों को हम लोग कांसे की थाली में रखते हैं। तो कांसा सबसे हमारा एक शब्द आया टीका। तो टीका से यहाँ पे मेरा क्या बन गया,
टीका। तो आपका टीका से टीन प्लस कॉपर, जिसको तांबा भी बोला जाता है। यानी जब भी कासा रहेगा हम अपने दिमाग में रखेंगे कि टीका लगाना है, और टीका से क्या हो जाएगा, मेरा टीन और कॉपर का कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। फिर है डच मेटल। ताजमहल किसका बना होता है, डच मेटल का बना होता है। हम अपने दिमाग में याद रखेंगे कि भाई ताजमहल है, डच मेटल का बना हुआ है, तो डच मेटल ताज हम याद रखेंगे, तो ताज। यानी कि हमको क्या पता चला, ता से तांबा और जा से जिंक। यानी डच मेटल में कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, तांबा प्लस जिंक, हमको इजीली याद हो जाएगा। आपका 6 नंबर गन मेटल है। जनरली पुलिस वाले गन मेटल को रखने के लिए एक जैकेट का प्रयोग करते हैं, तो अपने दिमाग में जैसे ही गन मेटल आएगा हम रखेंगे कि गन मेटल हमें रखना है, जैकेट पहनना पड़ेगा। तो जैकेट से हमें क्या पता चलता है कि जैकेट से हमें यही पता चलता है, हमने जैकेट पहना किसको रखने के लिए, गन मेटल को रखने के लिए। तो जब हम जैकेट पहनते हैं तो हमको क्या क्या मिला, जिंक मिल गया प्लस कॉपर और टा से टीन। यानी गन मेटल में कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, जिंक, कॉपर और टीन। उसी तरह स्टेनलेस स्टील, हम कॉलोनी में घूमें तो हर एक कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील के बर्तन हमें मिल जाएंगे। तो दिमाग में यही रखना है कि भाई स्टेनलेस स्टील है तो सारे कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील के बर्तन मिल जाएंगे। तो हमारा कॉलोनी से क्या बन गया, क से क्रोमियम, ल से लोहा और न से निकेल। यानी स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, क्रोमियम, लोहा और निकेल। उसी तरह स्टील का बर्तन, हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक जब स्टील का बर्तन यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा कालापन आ जाता है। तो दिमाग में हम ये रखेंगे कि स्टील है तो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, ज़्यादा दिन यूज करोगे काला हो जाएगा। तो का से कार्बन और ला से लोहा, यानी कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, कार्बन और लोहा। तो अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछता है कि कोई ये मिश्र धातु का नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनका नाम बताइए, या फिर ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। या ऐसे नहीं पूछ के बोलता है कि तांबे से बना 2 मिश्र धातु का नाम बताओ, तो आपका पीतल हो गया, आपका गन मेटल हो गया, आपका कांसा हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उस तरह से भी पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से अपने द्वारा भी ट्रिक बना के उसको याद कर सकते हो। आई होप कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।